बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 12 जनवरी पाकिस्तान में पीर की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 44। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि ईरान के अंदर सूरत हाल बतदरीज ख़राब हो रही है, हालात तशवीशनाक हैं। एक तरफ ईरानी हुकूमत जो है वो फ़ौज को बुलाने की बात कर रही है या बुला चुकी है, तो दूसरी तरफ सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी क़यादत ने उनसे मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया है। साथ ही वो ये कहते हैं कि शायद हम मुज़ाकरात ना करें और उससे पहले ही हमला कर दें। अब ये मामलात सूरत हाल को ज़ाहिर है तशवीशनाक बना रहे हैं, तो इस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा कराची का अहवाल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि कल जब हमने अपना आखिरी व्लॉग किया था तो उस वक्त अभी सुहेल अफरीदी जलसे में नहीं पहुंचे थे। ये तो आपने देख लिया था कि कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर आवाम आई थी। जब आवाम इतनी बड़ी तादाद में आ जाए तो उसको गिनना महज बेवकूफ़ी होती है। एक ही तरीका होता है उसकी कामयाबी का कि आप जो नाकद हों वो क्या कह रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। अब ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बल्कि जितने भी नाकदीन हैं मीडिया के अंदर हों, मैं टाउट्स की बात नहीं कर रहा, जितने भी नाकदीन हैं मीडिया के अंदर हों या कहीं और हों, बल्कि कई टाउट्स भी अब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर थे। आप अगर अपोजिशन की जमातों की बातचीत भी सुन लें तो आपको नज़र आएगा कि सवाए PMLN और एक दो जिन्होंने ज़ाहिर है जर्नल्स के कहने पर एक ही बात करनी है, बाकी लोग ये मान रहे हैं कि वहाँ लाखों की तादाद में लोग पहुँचे। मसलन जर्नैली किस्म के सहाफ़ी हैं, आपको पता है जावेद चौधरी साहब सहाफ़ी हैं, हकीम हैं, जो भी आपने उन्हें कहना है, लेकिन वो भी अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि वहाँ पर 1 लाख बंदा अंदर था और उससे भी ज़्यादा लोग बाहर मौजूद थे। अब जब आप को ऐसे लोग जो अमूमी तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ एक बायस रखते हों वो ऐसा तज्जिया कर रहे हों, तो फिर लोगों की तादाद क्या होगी इसको आप खुद ही नोट कर लीजिए। तो एक तो सबसे पहले बहुत बड़ी कामयाबी ये सुहेल अफरीदी की और उनकी टीम की कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों को मोबिलाइज़ किया। अब से थोड़ी देर पहले तक गालिबन हम सब तो जानते थे, तहरीक इंसाफ के लोग भी जानते थे, लेकिन एट लार्ज पब्लिक जो थी वो सुहेल अफरीदी को इस तरह से शायद नहीं जानती थी। लेकिन आप देखिए कितनी तेज़ी से वो दुरुस्त रास्ते पर चले हैं, तो कितनी तेज़ी से उन्होंने आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई। कल लोगों ने उनसे किस कदर प्यार किया, किस कदर वालेहाना उनका इस्तकबाल किया। अब सोचिए अगर इमरान खान बाहर आएँ तो फिर क्या बने। बहरहाल कराची ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। पिछले व्लॉग में हम तफसील से बात कर चुके। अब हम बात करते हैं जो सुहेल अफरीदी साहब की इंटरेक्शन हुई है वहाँ पर जर्नलिस्टों के साथ। उसमें बहुत ही दबंग किस्म के सवालात पूछे गए हैं। कराची के सहाफ़ी भी दबंग सवालात पूछते हैं, उन्होंने दबंग सवालात पूछे, वैसे ही दबंग आगे से जवाब दिए। एक तो सवाल उनसे पूछा गया कि DGISPR ने कहा कि आप लोगों पर दहशतगर्दी के हमले नहीं होते, तो इस पर आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन ज़ाहिर इशारा उनका उन्हीं की तरफ था। उन्होंने कहा कि ये इसने, मीन यहाँ आप DGISPR फिट कर लीजिए खुद से ही, ने बड़ी नीच हरकत की है। 1947 1947 से लेकर 2025 तक किसी इदारे के अफसर का ये सबसे बड़ा झूठ है। ये हमें मरवाना चाहता है। क्या ये चाहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पर हमला करें? क्या ये हमें दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ना चाहता है? हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं, और ये कहता है कि दहशतगर्द हम पर हमले क्यों नहीं करते। तो सुहेल अफरीदी साहब ने दुरुस्त उनको रगड़ा फेरा है। उसकी वजह यह है कि DGISPR का ये जो बयान था ये बहुत ही बेहुदा था। इसकी कहीं कोई मंतक नहीं बनती, कोई सीरियस आदमी ऐसा बयान नहीं दे सकता, बल्कि अपना इमेज बेहतर रखने के लिए कोई शख्स ऐसी अहमकाना बात नहीं कर सकता। DGISPR ने जितना पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के इमेज को नुकसान पहुंचाया है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और शख्सियत ने आज तक पहुंचाया होगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, बाजवा, इन सब की जो पॉलिसीज़ थी इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इमेज को जो नुकसान जितनी तेज़ी से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जनाब 58 सरकार, उनको आप 58 सरकार ही कहें क्योंकि आप गौर कीजिए वो 58 नहीं कह सकते। तो आप ऊपर से आएँ, नीचे से आएँ, दाएं से आएँ, बाएं से आएँ, मज़ा ना करा दिया तो पैसे वापस, वो पैसे भी वापस कर दीजिएगा, मज़ा भी उनको करा दीजिएगा, लेकिन पहले मेहरबानी करके 100 से 1 से लेके 100 तक उर्दू में गिनती याद कर लें। अंग्रेज़ी को छोड़ देते हैं, आप उर्दू में ज़रा कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी। बहरहाल
जो अहमद शरीफ चौधरी या हमारे 58 चौधरी हैं, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी, इसके ऊपर सुहेल अफरीदी ने भरपूर वहाँ पर इनको जवाब भी दिया है, भरपूर रगड़ा लगाया, और ये मेरे ख्याल में रगड़ा लगाना बनता था। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा निकलता है, पंजाब इस मर्तबा ऐसा निकलेगा कि इनकी नींदें हराम हो जाएंगी। पंजाब के लोग बहुत दिलेर हैं। पंजाब 13 मार्च को जमान पार्क पर हमले के वक्त सबसे आगे था, सबसे ज़्यादा निकला था, मैं ऐनी शाहिद हूँ। पंजाब 8 फरवरी को निकला, तभी तो 17 सीटों वाली पार्टी मुसल्लत की गई। पंजाब में जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म तो FCR के वक्त कबायलियों पर भी नहीं होता था। पंजाब इस मर्तबा भरपूर तरीके से निकलेगा, ये सुहेल अफरीदी ने कहा है। अब आप गौर कीजिए, मैंने कल भी आपको कहा था कि इमरान खान एक बाइंडिंग फोर्स है। खैबर पख्तूनख्वा से खैबर वैली का रहने वाला एक पश्तून जो कि चीफ मिनिस्टर है, वो पंजाब के बारे में कितनी मुस्बत और अच्छी बात कर रहा है, और कराची में बैठ कर रहा है, और कराची को कितना खराज तहसीन पेश कर रहा है। अब इससे ज़्यादा वफाक की अलामत कोई जमात और क्या होगी। लेकिन हमारे जो 58 चौधरी हैं, हमारे जनाब DG ISPR साहब, वो जब बात करते हैं तो उनको ये समझ नहीं आती कि उन्होंने अपने जिस्म पर आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहन रखी है। उनको बात करते हुए ये सोचना चाहिए कि पूरी फ़ौज का जो इदारा है, और जो कौम के एक कौम का वकार होता है उसकी, किसी भी कौम की फ़ौज, और ऐसी फ़ौज जो आइन के अंदर रहे, अपनी हदूद के अंदर रहे, मार्शाल्लाह ना लगाए, अपने हल्फ की पासदारी करे, तो ऐसी फ़ौज पूरे कौम के लिए वकार का बायस होती है। तो वो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि उनकी जो बातें हैं वो मामलात को किस तरफ लेके जाती हैं। बहरहाल फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि जनरल बाजवा ने दहशतगर्दों की आबादकारी की, जनरल बाजवा ने तालिबान की आबादकारी की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे तहरीक इंसाफ की कैबिनेट ने मुस्तरद किया था। मिनट्स मौजूद हैं। फिर PDM की हुकूमत आई और ये ख्वाहिश जो है वो पूरी की गई। फिर उन्होंने आगे कहा कि बाकी मुल्कों के भी बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं, किसी को शिकायत नहीं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है? ये हमें सबूत दिखाएं। अगर ऐसा है तो मैं DG ISPR से पूछता हूँ, वो मेरे क्लिप चलाता है 2022 में उन्होंने दहशतगर्दी की आबादकारी का मुआहदा किया हुआ था। मुराद सईद की तकारीर सामने हैं, हम इनको बताते रहे कि इनको मत आने दो। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने भी नवंबर 2024 में किसी किस्म की बातचीत की, यहाँ पर सख्ती से तरदीद की। वो एक शोशा जो छोड़ा जाता है कि इमरान खान को छोड़ना फ़ाइनल हो गया था 2024 में, अगर लॉन्ग मार्च ना किया जाता, वो किया गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि वो झूठ है। उसमें कुछ PTI के अंदर के लोग भी इस्तेमाल होते हैं वो झूठ फैलाने में, और कुछ बाहर के भी, लेकिन वो सरीहन झूठ है। कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी। हाँ, धोखा दिया जा रहा था तब भी। याद होगा आपको कि आज़म सवाती साहब को भी अंदर भेजा था सुबह 7 बजे, मत भूलिए। सेनेटर आज़म सवाती साहब आजकल नज़र कम आते हैं, शायद तबीयत उनकी ख़राब है तो, लेकिन आजकल नज़र कम आ रहे हैं। जब से सेनेटर बने हैं उसके बाद से वो माशाल्लाह से, अल्लाह उनको सेहत दे, मेरा ख्याल तबीयत उनकी थोड़ी सी नासाज है, तो आजकल आपको किसी भी जगह पर वो नज़र नहीं आ रहे। आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि अब ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है, इससे जो ये झूठ घड़ा जा रहा था, उस वक्त याद होगा बैरिस्टर गौहर साहब को भी भेजा गया था, बैरिस्टर सैफ को भी भेजा गया था, और बाद में ये झूठ फैलाया गया। और फिर याद कीजिए मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी ये टेलीविज़न पर बात की कि बस इमरान खान को तो छोड़ देना था, ये अगर लॉन्ग मार्च ना करते। ये सब जर्नैली झूठ है। जो भी इसको फैलाता है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, वो सरीहन झूठ बोलता है। हमने वो सारी कार्रवाई अपनी आंखों से देखी थी। महज उस लॉन्ग मार्च को टालने के अलावा इनका और कोई मकसद नहीं था। ज़ाहिर है जब लॉन्ग मार्च पहुंच गया और ये डर गए तो फिर इन्होंने लोगों के सरों में गोलियां मार के उनको कत्ल किया। ये उससे पहले उसे अवॉइड करना चाहते थे, लोगों को बस टरखा के वापस भेजना चाहते थे। जैसे ये लिंगर ऑन कर रहे हैं चीज़ों को, बस इनका यही मकसद है कि थोड़ी बहुत भाप निकल जाए, हीट निकल जाए, कहीं से भी प्रेशर निकल जाए और काम इनका चलता रहे। इनकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, ये डे टू डे सोचते हैं। आज आप तहरीक की कॉल देंगे, ये फ़ौरन मुज़ाकरात का मंजन लेकर सामने आ जाएंगे। जैसे ही तहरीक की कॉल ऑफ हो जाएगी, ये उल्टा टेलीविज़न पर बैठकर भब्तियाँ कसेंगे कि कौन से मुज़ाकरात, हम तो इनसे बात ही नहीं करना चाहते, इनसे बात नहीं होगी, ये ख़त्म शुद्ध हैं, इनके नाम पर लकीर लग गई है। तो ये फ्रॉड चल रहा है, बार बार ये फ्रॉड किया जाता है। अवाम को भी समझ होनी चाहिए और अब लीडरशिप को भी समझ होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो ये ज़रा फुटेज देख लीजिए। ये खैबर ज़िला खैबर वादी तीरा की ये फुटेज है।
जब हम सब अपने घरों में आराम से बैठे होते हैं और ये कहते हैं कि बस डीजी ISPR साहब आपके और हमारे सबके पैसों के ऊपर, बात तो ऐसे करते हैं कि जैसे डीजी साहब जो है ना 58 में से पैसे निकाल के लाए हैं, और ऐसे बड़े क्लेम के साथ उनका होता है कि ऑपरेशन तो होगा, हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं। भाई आपको बाबा एक कौम बता के गए 1948 में स्टाफ कॉलेज में कि ये आपका काम नहीं है, सिविलियंस ने पॉलिसी बनानी है, आपने फॉलो करनी है। आप यहाँ बाबा एक कौम के भी बुज़ुर्ग बने हुए हैं और आप यहाँ कहते हैं कि मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है, हमने करना है ऑपरेशन, और पैसा सारा कौम का लगता है। पैसा सारे का सारा कौम जो है वो अपनी हड्डियां निचोड़ के जो है टैक्स दे के जो पैसा देती है वो हम जगहों के अंदर लगा देते हैं, या दूसरे हुक्मरान दूसरी करप्शन करते हैं, उसमें लग जाता है। तो अब जो ये ऑपरेशन के इस तरीके से ऐलान कर देते हैं कि ऑपरेशन तो होगा, तो ये ज़रा गौर कर लीजिए, जो ज़बरदस्ती का ऑपरेशन ये हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से पूछे बगैर, वहाँ पर वादी तीरा के अंदर ज़िला खैबर में आप खुद ही लोगों की ये नकल मकानी जो वहाँ से हो रही है, नकल मकानी हो रही है, उसके ज़रा हालात देख लीजिए। ये इमेज जो आपके सामने आ रहे हैं, जो वीडियो आ रही है, तस्वीर आ रही हैं, देख लीजिए कि लोग कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। अपने पूरे घराने को उठाकर वो एक छोटी सी किसी भी वैन में डाल के, कोई ज़रूरी सामान डाल के, तो उनको वहाँ से आके खैमा बस्तियों में रहना पड़ता है। मीन अच्छे भले घरों में रहने वाले लोग जो हैं वो घर बेकार हो जाते हैं और किस बदतरीन सूरत हाल में से गुजरते हैं। और उसके अलावा उनके रिश्तेदारों की, उनके अहल खाना की जो अमवात होती हैं उन इलाकों में, वो एक कम्प्लीटली अलग बात है। तो इसलिए इसका देरपा हल होना चाहिए। पिछले दिनों डीजी ISPR ने खुद बलूचिस्तान के मामले पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमने कई दफ़ा वहाँ दहशतगर्दों को ख़त्म किया और इलाका जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट के हवाले किया, लेकिन दहशतगर्द फिर वापस आ जाते हैं। यही हम इनको बताते हैं कि फ़ौजी ऑपरेशन से आप वक्ती तौर पर तो मरहम पट्टी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए सियासी लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा, और सियासी लोग तभी मैदान में उतर सकेंगे जब आप अपनी बैरक्स में वापस जाएंगे, आप अपनी आइनी हदूद में वापस जाएंगे, सियासी लोग इंडिपेंडेंट होंगे और वो आइन के तहत इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ बनाते हुए इन सब के साथ बातचीत करेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं जी। आगे अचकज़ई साहब, आपको पता है महमूद खान अचकज़ई इस वक्त लाहौर में हैं, उन्होंने वहाँ से बातचीत की है। कोर कमांडर 12,000 फ़ौजियों की कमांड करता है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस क्यों खुला था, लोग कैसे घुसे, कि 12,000 लोगों की जो फ़ौजियों की कमांड है उसमें 12 फ़ौजी भी नहीं थे जो रोक लेते। हमारे फ़ौजी जंग की किताबें पढ़ते हैं, उन्होंने ये भी जंग की तरह खेला। एक मैं तो पहले ही आपको कहता हूँ कि ऐसा ही लगता था कि जैसे किसी फ़ॉरेन आर्मी की जो है, किसी गैर मुल्की आर्मी की साजिश हो, किसी दूसरे मुल्क के शहरियों के साथ, बिल्कुल ऐसे ही जंग की तरह ही पूरे का पूरा प्लान जो है वो अपनी पब्लिक के साथ खेला गया। ये अब अचकज़ई साहब कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इसको इस तरीके से खेलो कि इसमें अपने ही लोगों को फंसा दो। जिन्होंने 4 मार्शाला लगाई, पहले वो उन पर माफ़ी मांगे, फिर 9 मई पर भी माफ़ी मांग ली जाएगी। ये महमूद खान अचकज़ई ने कहा है और दुरुस्त कहा है बिल्कुल। फिर आगे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सदर जरदारी पर तनकीद भी की, लेकिन अगर सदर ममलकत हमें मना करते तो हम किसी का भी इस्तकबाल ना करते। और पुलिस क्रैकडाउन क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी हो रही है। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने ये बयान दिया। अब अगर आप इसको देखें तो उसमें वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को तो जो कोर कमांडर हैं उन्होंने ज़ाहिर है पहले कहा था कि आप कर लें, खैर है, उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया और पीपल्स पार्टी के लिए एक एम्बैरसमेंट खड़ी कर दी, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमती चेहरा वही थे। आगे वो कहते हैं एक सिक्योरिटी अलर्ट आया हुआ है, इसके तहत सुहेल अफरीदी को महफूज तरीन रास्तों से हैदराबाद से कराची लाया गया। सड़कें इसलिए हमने बंद की कि सिक्योरिटी अलर्ट था, कहीं उनकी ज़िंदगी को कुछ ना हो जाए। वो आप देख लीजिए जिन रास्तों से उनको आना पड़ा, लाया कहाँ से गया, वो तो खुद आए, फिर सुबह 7 बजे पहुँचे। तो अब पुलिस और पूरी प्रोटेक्शन के साथ थी। जिन रास्तों से सुहेल अफरीदी आए वो महफूज तरीन रास्ते थे। अभी रिपोर्ट्स आई हैं जो इंतज़ामिया ने हमें दी हैं, सैयद नासिर हुसैन शाह का बड़ा ही मुश्किल रोल है, उनसे सेक्टर कमांडर अब वो झूठ बुलवा रहे हैं जो वैसे उनको नहीं बोलने चाहिए, सीनियर आदमी हैं, लेकिन चलें मजबूरी है हुकूमती उनकी, क्या करें। वो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के साथ दोबारा वही हुआ जो कराची में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर पर होटल में छापे के वक्त हुआ था। साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं, माजिद निज़ामी ये फरमा रहे हैं। याद होगा उस वक्त जनरल बाजवा ने ये गंदी हरकत की थी और उसके बाद झूठ तो वो बहुत बोलते, जनरल बाजवा सुबह उठते ही झूठ बोलना शुरू होते हैं। मैंने तो सुना रात बुड़बड़ाते हुए भी झूठ बोलते हैं।
उनके किसी अजीज़ ने एक दफ़ा मुझे बताया कि रात को बड़बड़ाते हुए भी झूठ बोलते हैं माशाल्लाह से। यकीन कीजिए उनके करीबी अजीज़ ने मुझे ये बात उनके बारे में बताई। तो झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं, छुप के भी बोलते हैं, हर तरह से झूठ बोलते हैं। तो फिर उन्होंने झूठ बोला कि ये मैंने नहीं करवाया था। फिर उन्होंने सेक्टर कमांडर कराची का फारिग कर दिया ISI का। ज़ाहिर है उसे कहीं और तरक्की दे दी होगी, क्योंकि उसने जो किया था इन्हीं के अहकामात पर किया था। तो अब माजिद निज़ामी उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो उस वक्त किया था उस वक्त के आर्मी चीफ ने, अभी वाला आर्मी चीफ भी वही कर रहा है, बस मेहमान बदल गए।